गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग ऑप्शनल पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग निर्देशन और परामर्श में आगे कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे ये हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग पिछले क्लास में हमने बताया आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मीनिंग एंड डेफिनेशंस, व्हाट आर द अप्रोचेज ऑफ काउंसलिंग। ये सारी बातें ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो आज हम लोग बात करेंगे गाइडेंस ऑन काउंसलिंग, जो हम पहले भी बताया जा चुका है। हमने कहा है कि निर्देशन और परामर्श, तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि गाइडेंस मेनली फोकस्ड ऑन स्कॉलिस्टिक एजुकेशनल, मतलब विद्यालय और शैक्षिक समस्याओं से संबंधित होता है मुख्य रूप से। ऐसा कुछ नहीं कि और सारी पहलुओं को ध्यान नहीं रखा जाएगा लेकिन मुख्य रूप से। लेकिन काउंसलिंग में उसमें जो बातें हैं कि शैक्षिक समस्याओं के साथ साथ और सारे ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, ध्यान समझिएगा, सर्वांगीण विकास के लिए शैक्षिक समस्याओं के साथ पारिवारिक समस्याओं, व्यक्तिगत समस्याओं पर विचार किया जाता है। तो यहां पे हम आपको बात करेंगे कि आखिर स्ट्रेटजी क्या है, व्हाट आर द स्ट्रेटजी। तो अभी हम आपको बताएंगे कि स्ट्रेटजी ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। हम कहा स्ट्रेटजी ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, कि हमारा ये जो स्ट्रेटजी है कि चाहे वो निर्देशन हो या परामर्श हो, कैसे हम व्यूहरचना अपनाएंगे निर्देशन और परामर्श का। तो मुख्य रूप से हम बात करेंगे, यहां पे दो स्ट्रेटजी की बात करेंगे। एक है इंडिविजुअल, ऐसा कुछ नहीं है कि नया हम बता रहे हैं, इंडिविजुअल, और दूसरा ग्रुप। इंडिविजुअल अप्रोच और दूसरा ग्रुप अप्रोच। ठीक है, बेसिक जानना जरूरी है हम लोगों को। तो यहां पे क्या है, इंडिविजुअल अप्रोच, व्यक्तिगत। यहां पे व्यक्तिगत रूप से एक समय में एक ही व्यक्तियों को निर्देशन दिया जाएगा या परामर्श दिया जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे लेकिन याद रखना है कि निर्देशन में ग्रुप गाइडेंस ज्यादा होती है, सामूहिक निर्देशन, लेकिन कभी कभी इंडिविजुअल भी हमारा स्ट्रेटजी होता है। तो यहां पे फोकस किस पे दिया जाएगा, ऑन इंडिविजुअल। अब ये व्यक्तिगत रूप से कैसे बात किया जाएगा, जैसे क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो अब बच्चे कैसे होते हैं, क्रिएटिव भी होते हैं, क्रिएटिव चाइल्ड, सृजनात्मक बालक होते हैं। फिर क्या होता है, गिफ्टेड चाइल्ड भी होते हैं। उसके बाद स्लो लर्नर भी होते हैं। तो हमको ये व्यक्तिगत समस्याओं पे भी जो फोकस करना है। तो हमने क्या कहा, मुख्य रूप से अब वो सृजनात्मक बालक है, तो यहां पे हम आपको बताएंगे आपको कि सृजनात्मक बालक की हमारी जो स्ट्रेटजी होगा गाइडेंस देने का या काउंसलिंग देने का, कि कौन सारे मेथड से हम उसको पढ़ाएं, जो सामान्य मेथड से पढ़ा रहे हैं क्लास में। तो ये क्योंकि क्रिएटिव और गॉड गिफ्टेड है, इसको थोड़ा साइंटिफिक मेथड तो रहेगा ही, लेकिन एक अलग टाइप्स का मेथड से इसको पढ़ाना होगा। जैसे क्रिएटिव और गॉड गिफ्टेड को यहां पे हम बता रहे हैं आपको, क्रिएटिव और गॉड गिफ्टेड को एक मेथड है ब्रेन स्टॉर्मिंग, है ना। तो हमने क्या कहा कि व्यक्तिगत रूप से ये दोनों बच्चों को हम ये मेथड लगाएंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड से इसको पढ़ाएंगे। ठीक है, स्लो लर्नर है। तो हम बात कर रहे थे कि निर्देशन और परामर्श देते समय
पहला जो हम बताएं कि इंडिविजुअल अप्रोच, उसके व्यक्तिगत समस्याओं पे हम चर्चा करेंगे और मुख्य रूप से एक ही समय में एक ही परामर्शी को परामर्श की प्रक्रिया पूरा करेंगे, है ना। अब एक ग्रुप अप्रोच समझिएगा इसको, कि निर्देशन, खास करके निर्देशन को हम सामूहिक रूप से, कि एक समय में बहुत सारे विद्यार्थियों को, छात्रों को यहां पे क्या करेंगे, निर्देश देंगे। ग्रुप अप्रोच में फोकस्ड ऑन ग्रुप गाइडेंस, ये बात हुई कि एक समय में बहुत सारे विद्यार्थियों को, बालकों को यहां पे निर्देशन दिया जाएगा, चाहे वो मुख्य रूप से शैक्षिक समस्याओं पे, कि वो कौन सा विषय चूज करे आफ्टर इंटरमीडिएट, कि वो आगे चल के भविष्य में उसको फायदा हो। लेकिन एक जो कॉमन बात है, देयर इज ए कॉमन दोनों में, गाइडेंस और काउंसलिंग में, कि दोनों में हम क्या करेंगे कि नोइंग देयर इंटरेस्ट एंड डेवलप इंटरेस्ट, कि सबसे पहले जो वो सिलेक्शन करेगा विषय का, या हम बताएंगे सिलेक्शन करने के लिए, तो उसके उस विषय में इंटरेस्ट को जानना होगा। नोइंग देयर इंटरेस्ट, रुचि को जानने के बाद फिर हम उसके रुचि को विकसित करेंगे, डेवलप करेंगे, जो स्पेसिफिक एरिया में वो पसंद करता है, भविष्य में वो बनना चाहता है, उसको। तो हमने अभी बताया स्ट्रेटजी ऑफ गाइडेंस। थोड़ी सी हम बात करते हैं, कंसेप्ट है फंक्शंस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि चाहे वो निर्देशन हो या परामर्श हो, तो आखिर उसकी फंक्शन क्या है, क्यों निर्देशन कर देते हैं, क्यों परामर्श की प्रक्रिया चलाते हैं। तो यहां पे जो सबसे बड़ा हम इंपॉर्टेंट बात करेंगे, तीन बातें करेंगे। तो पहला बात है एडजस्टमेंट, ठीक है। दूसरा है ओरिएंटेशन, और तीसरा है डेवलपमेंटल। यहां पे ये जो हमारा एडजस्टमेंट है, तो ये हमारा, ध्यान से देखिएगा इसको, और ये ऐसे। तो यहां पे निर्देशन और परामर्श जो हमारा फंक्शन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, सबसे पहले क्या है, एडजस्टमेंट के लिए समायोजन, ठीक है। कि हमारे पास जो विद्यार्थी आया है, बालक आया है, तो हम इस प्रकार की निर्देशन की प्रक्रिया, परामर्श की प्रक्रिया चलाएं या शुरुआत करें या बताएं, जिससे वो टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, वो वातावरण के साथ समायोजन करने के लिए वो समर्थ हो जाए, एबल हो जाए। क्या कहे, या कर सकते हैं दूसरे शब्दों में कि निर्देशन और परामर्श की प्रक्रिया के बाद वो नई परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को समायोजन कर ले। चलिए, तो अब ये देखिए, दूसरी है ओरिएंटेशन, दूसरा है ओरिएंटेशन। तो इस ओरिएंटेशन में क्या है, यहां भी वही बात है, टू एडजस्ट। यहां पे भी जब विद्यालय में बच्चा प्रवेश करता है, तो ओरिएंटेशन को हम लोग कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वेलकम भी कह सकते हैं। जब हमारे विद्यालय में, महाविद्यालय में बच्चे आते हैं, तो उनको हम लोग वेलकम करते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा, ओरिएंटेशन में गाइडेंस और काउंसलिंग का ओरिएंटेशन कहने का मतलब है कि वो स्कूल के इन्वायरमेंट से, विद्यालय, महाविद्यालय के वातावरण से उसको क्या करना है, समायोजन करने के लिए समर्थवान बनाना है, एबल बनाना है। अब आइए डेवलपमेंटल। तो यहां पे क्या है, डेवलपमेंटल में गाइडेंस और काउंसलिंग का क्या है कि आप जो निर्देश और परामर्श की प्रक्रिया चला रहे हैं, तो वहां से उस बालक का भविष्य में विकास जरूरी है, क्योंकि डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो यहां पे डेवलपमेंटल में भी हमने जो अभी थोड़ा देर पहले कहा था कि उसके क्या करना होगा, फाइंड आउट द
एबिलिटी एंड कैपेसिटी, बालक के परामर्शी के योग्यता और क्षमता को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना होगा, और उसके योग्यता और क्षमता को जानने के बाद क्या करना होगा, उसी के अनुसार आपको निर्देश और परामर्श की प्रक्रिया आपको संपन्न करनी होगी। तभी विकासात्मक में आपको जो ध्यान रखना है निर्देशन और परामर्श में, कि आपको उसके पाठचर्या के विषय वस्तु के चुनाव में, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, कि वो किस सब्जेक्ट का चुनाव करे जिससे भविष्य में उसको फायदा हो। क्योंकि अब जानते हैं कि हमारी जो देश और राज्य की जो परिस्थितियां होती है वो दार्शनिक रूप से बदलते रहती है। कभी अभी जैसे बदली हुई परिस्थिति है, हम लोग बहुत पहले ऑफलाइन क्लासेस क्लासरूम में फेस टू फेस स्टडी कर रहे थे, लेकिन अभी परिस्थितियां बदल चुकी है। अभी कोविड-19 कोरोना की वजह से पूरा देश हमारा जो है से परेशान है, लेकिन उस देश में हमारा जो भारत है उसमें हमारी जो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ग्रोथ रेट यहाँ पे सही है। तो हमारी परिस्थितियां बदली हुई है, तो उस परिस्थितियों के अनुसार आपको बच्चों को समायोजन करने के लिए बताना होगा और अपने आप को भी नई परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करना होगा। तो हमने आपको बताया जो निर्देशन और परामर्श में जो बेसिक चीजें थी कि व्हाट आर द स्ट्रेटजी, और दूसरा मैंने बताया व्हाट आर द फंक्शन। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है, मुख्य रूप से हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, कि आखिर निर्देशन और परामर्श में वो जो संगठन ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, और उस ऑर्गेनाइजेशन में निर्देशन और परामर्श कैसे करेंगे, कौन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे। तो हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस, कहने का मतलब हम इसको आपके सिलेबस में ऐसे भी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस, कि आखिर निर्देशन की जो संगठन है वो कैसी होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेन यहां पे कि व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस, कि आखिर उद्देश्य क्या है निर्देशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो पहचान हम कर रहे हैं, तो आखिर उसका उद्देश्य क्या है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नई बातें हैं जो हमने अभी कहा था कि व्हाट आर द स्ट्रेटजी, क्या स्ट्रेटजी क्या लगाएंगे, पहले हमने कहा था इंडिविजुअल अप्रोच, तो यहां भी वही बात है कि टू हेल्प इंडिविजुअल, पहली बात होगा टू हेल्प इंडिविजुअल, कि उसको व्यक्तिगत रूप से, जो हमने अभी पहले कहा था कि व्यक्तिगत रूप से जो उसकी समस्या है उसको समाधान करना होगा। दूसरी बात है टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, ठीक है, संप्रेषण को भी फैसिलिटेट करना है कि आप निर्देश परामर्श इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन आप बताएं जिसमें वो बालक अपनी संप्रेषण पावर को, बात करने की जो क्षमता है उसको वो क्या करे, विकसित कर सके। आरी बात समझ में। दूसरी बात है आगे टू आइडेंटिफाई, ये ध्यान देना है इसको, टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर, यहां पे या हम कह सकते हैं डिस्टर्ब्ड बिहेवियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि निर्देशन और परामर्श का जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो निर्देशन और परामर्श के केंद्र खुला हुआ है या खोले जा रहे हैं, उसका उद्देश्य है कि व्यक्तिगत रूप से उसकी समस्याओं को समाधान करने में मदद करें, उसके संप्रेषण शक्ति को फैसिलिटेट करने में हमारा योगदान होगा। और सबसे बड़ी चीज यहां पे है टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर, कि आज विद्यालय में
या महाविद्यालय में, खास करके जो एडोलेसेंस के बालक हैं, उनको आपको समस्यात्मक व्यवहार को पहचानना है। तो अब वो समस्यात्मक व्यवहार कौन कौन सारे हैं, तो हम बात करते हैं अभी आपको इसमें। पहली बात, जैसे कि जो विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या होता है, सबसे पहला वो है एनेक्सियस बिहेवियर। अब कहिएगा ये क्या होता है? एनेक्सियस बिहेवियर ये भी एक प्रोब्लेमेटिक बिहेवियर है, जो अपने आप को बिना कारण के चिंतित रहते हैं। क्या मैंने कहा? वैसा व्यवहार जो विशेष कोई कारण से, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो एग्जामिनेशन की बात हो या टेस्ट की बात हो, उस विषय से वो चिंतित रहते हैं, या घर में कोई किसी कारण से वो चिंतित है। तो आपको उस समस्यात्मक व्यवहार को क्या करना होगा? आइडेंटिफाई करना होगा, पहचानना होगा, तो उसके बाद उसको दूर करना होगा। सारी बात समझ में? उसके बाद सेल्फ इंजूरियस क्या है? अभी जो एडोलेसेंस के बालक हैं वो विद्यालय में बैठे बैठे कभी कभी अपने आप को रिकॉग्निशन, पहचान के लिए अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। हाथ का कोई अंग, शरीर का कोई अंग को काट लेना ब्लेड से या कोई और भी हथियार से। तो ये एनेक्सियस बिहेवियर के बाद हमने कहा ये दीज आर द प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर। समस्यात्मक व्यवहार में सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना होगा, इस ऑर्गेनाइजेशन को, और उसके बाद उसको दूर करना होगा। आ रही बात समझ में? उसके बाद जो हम बात करेंगे वो हमारा है रिबेलियन, विद्रोही जिसको कहते हैं हम लोग, विद्रोही व्यवहार। अब विद्रोह किससे करेगा? वो घर में कोई सदस्य, परिवार के कोई सदस्यों से व्यवहार करता है विद्रोही। क्यों? किस मामले में? कि अगर उसकी आवश्यकताओं को, रुचि को अगर हम ध्यान में नहीं रखते हैं तो अपने आप को विद्रोह कर देता है। या विद्यालय में भी वो जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो समझ नहीं पा रहा है, वो अपना कंप्लेन प्रिंसिपल्स को लेके गया कि भाई अब ये जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो प्रिंसिपल्स ने सपोज उसको डांट के भगा दिया, अरे जाओ क्लास में जाओ, फिर से समझो, तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा, सो रहा होगा। तो हमने कहा कि हमारा गाइडेंस और काउंसलिंग का जो ऑर्गेनाइजेशन होगा उसका उद्देश्य होगा, ये हमने इस उद्देश्य की चर्चा, और सारे हैं समस्यात्मक व्यवहार, और सारे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि इतना ही है। तो मैंने आपको बताया कि निर्देशन और परामर्श का जो हमारा उद्देश्य है, जो ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है, वो हमारा क्या है? समस्यात्मक व्यवहार को भी पहचान करना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। यहां पे निर्देशन और परामर्श की जो संगठन है मुख्य रूप से जो है 3 प्रकार हैं, बहुत आसान है, कोई ज्यादा ऐसी बात नहीं है इसमें। पहला है सेंट्रलाइजेशन सर्विसेज। दूसरा है डिसेंट्रलाइजेशन सर्विसेज। और तीसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड। बहुत इजी है, समझिएगा ध्यान से। सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज और कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड दिस। देखिए, तो जो हमारा निर्देशन और परामर्श का जो संगठन की बात है, तो पहला है सेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन सर्विसेज में चाहे वो निर्देशन की हो चाहे परामर्श की हो, यहाँ पे वैसे लोगों को शामिल किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है जो इस एरियाज में स्पेशलाइज्ड हो, एक्सपर्ट हो। क्या कहा मैंने? मुख्य रूप से किनको इंक्लूड किया जाता है? जो एक्सपर्ट है,
एक्सपर्ट्स को, स्पेशलिस्ट को ध्यान देना है, क्योंकि विशेष या विशिष्ट रूप से जो व्यवहार है उनके लिए, जैसे हमने कहा ना भी समस्यात्मक व्यवहार, तो समस्यात्मक व्यवहार में वैसे एक्सपर्ट को लाया जाएगा, उनके द्वारा निर्देशन और परामर्श की प्रक्रिया चलाई जाएगी जो इस क्षेत्र में एक्सपर्ट होंगे और स्पेशलाइज्ड होंगे। लेकिन अब आते हैं डिसेंट्रलाइजेशन में। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, ये हो सकता है कि हमारी जो स्थिति है अभी, चाहे वो मैन पावर की कह लीजिए, मैन कैपिटल की कह लीजिए, यहां पे एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट तो ठीक है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में यहां पे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जो टीचर को भी दे सकते हैं। किनको? ये जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये हम टीचर को भी दे सकते हैं या टीचर के द्वारा किया जा सकता है। जो विद्यालय में शिक्षक हैं, प्राचार्य हैं, तो वो भी डिसेंट्रलाइजेशन सर्विस में निर्देशन और परामर्श की प्रक्रिया चला सकते हैं। तो क्या कहा मैंने इसमें कहा कि सेंट्रलाइजेशन सर्विसेज में मुख्य रूप से विशेषज्ञ की जरूरत है उस क्षेत्र में। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या कहा मैंने, यहां पे मुख्य रूप से जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो फोकस किया जाएगा, वो शिक्षकों के द्वारा परामर्शी के समस्याओं को दूर किया जाएगा। तो यहाँ पे टीचर के साथ साथ, शिक्षक के साथ साथ परामर्शदाता का, इनको शिक्षा का तो कार्य करना है कि पढ़ाना भी है, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ उसके और सारे समस्याओं को समाधान करना किसमें? डिसेंट्रलाइजेशन में। अब इसमें क्या है, देखिए इसमें समझने की ज्यादा जरूरत नहीं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड, ये वाले और ये वाले दोनों यहां पे शामिल हो जाएंगे, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रलाइज में कि यहां पे एक्सपर्ट भी होंगे, स्पेशलिस्ट भी होंगे और शिक्षक भी होंगे। तो आज हम लोगों ने मुख्य रूप से बात किया निर्देशन और परामर्श में कि व्हाट आर द स्ट्रेटजी क्या है, फंक्शंस क्या हैं, और उसके बाद हमने पर्पसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस, उद्देश्य क्या होता है, और अभी हमने थोड़ा सा देखा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग के प्रकार कितने होते हैं। प्रकार कितना हो गया? 3, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। ओके, थैंक यू।